एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पेपर हमारा कल होने वाला है यानी CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 का पेपर जो कि 26 दिसंबर यानी कल होने वाला है, उसके बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो स्पेशली हम पार्ट ए के बारे में डिस्कस करेंगे और अभी जल्दी ही आपको पार्ट बी और सी के लिए भी अलग से वीडियो मिल जाएगी कि पार्ट बी और सी के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग योर एग्जाम। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हमको याद रखने हैं। तो देखिएगा, यहाँ हम सभी जानते हैं कि पार्ट ए के अंदर टोटल क्वेश्चन आते हैं 20 और इन 20 में से हमें 15 क्वेश्चन ही करने होते हैं। कोई भी 15 हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है यानी कि पार्ट ए हमें 30 मार्क्स देकर जाता है। हम 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है तो 30 नंबर हमें मिलते हैं पार्ट ए से। और यहीं पर अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उससे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो वहां पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यानी मानो आपने क्वेश्चन सोल्व किया है, आपने सोचा है कि 2 नंबर मुझे यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये 2 नंबर तो आपके जाएंगे ही, साथ साथ आपके 0.5 मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। जो आपने बाकी क्वेश्चन किए हैं वहां से जो आपको मार्क्स मिले हैं उनमें से 0.5 आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है पार्ट ए के बारे में। क्वेश्चन इतने आते हैं, इतने हमें करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है यानी 30 मार्क्स हमें टोटल पार्ट ए देकर जाता है। नेगेटिव मार्किंग के तौर पर यहाँ 0.5 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बातें तो जो है नॉर्मल है, हमें सबको पता है। अब हमें देखना है और जानना है कि पार्ट ए के क्वेश्चन करने क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से हम पेपर दे रहे होते हैं उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पार्ट बी और सी में आते हैं। ए जो पोर्शन होता है उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन है, मतलब हमारे सब्जेक्ट का जो मेन सब्जेक्ट है वहां से क्वेश्चन नहीं आते। तो क्या पार्ट ए के क्वेश्चन करने जरूरी है या हम छोड़ भी सकते हैं? तो देखो, यहाँ पर एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम माय साइड कि पार्ट ए के क्वेश्चन आपको स्किप क्यों नहीं करने हैं। देखो, यहाँ पर हमें पता है कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है। पार्ट बी और सी में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, लेकिन 100% एक्यूरेसी कहीं पर नहीं होती है। मानो आपने पार्ट बी में 20 क्वेश्चन किए हैं, आप ये श्योर नहीं है कि 20 के 20 क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं। ठीक है, यानी 100% की जो एक्यूरेसी है वो ना ही आपको पार्ट बी में मिलेगी ना ही पार्ट सी में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ आपने 20 क्वेश्चन किए हैं पार्ट बी में और मानो 20 क्वेश्चन किए हैं आपने पार्ट सी में, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं। अब वो क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसकी वजह से आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो उस नेगेटिव मार्किंग जो पार्ट बी और सी में हुई है उसको कॉप विद करने के लिए हम पार्ट ए के क्वेश्चन अगर सोल्व करते हैं तो वहां से चीजें ओवरकम हो जाएंगी। जैसे पार्ट बी और सी में अगर आपके नेगेटिव मार्किंग में 10 नंबर चले गए हैं तो ये 10 नंबर आपको कहीं और से डालने पड़ेंगे ताकि यहाँ चीजें नॉर्मलाइज हो सकें। तो वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है पार्ट ए। यदि पार्ट ए में आप 5 क्वेश्चन भी या 6 क्वेश्चन भी सोल्व कर देते हैं तो आपको 12 या 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे। और पार्ट बी और सी में अगर नेगेटिव मार्किंग हुई है तो वहां चीजें कैंसिल आउट होकर के आपके पार्ट और बी और सी के जो नंबर है वो बचे रह जाएंगे। इसीलिए पार्ट ए जरूरी होता है, आपको स्किप नहीं करना है। हर बार मैंने आपको यही बताया है कि पार्ट ए को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 15 के 15 क्वेश्चन ही करके आने हैं, पर कुछ क्वेश्चन आपको वहां से ऐसे मिलते हैं जिसके लिए आप थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी तैयारी के दौरान तो आप वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इससे कॉप अप विद करने के लिए हम पार्ट ए के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे मानो अगर आपने पार्ट और बी सी के क्वेश्चन, पार्ट बी के और सी के क्वेश्चन आपने किए हैं और उसमें ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गई है तो आपके नेट का चांस भी खत्म हो गया अगर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हुई है। लेकिन अगर पार्ट और बी और सी में आपने अगर क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किए हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है और साथ में आपने पार्ट ए भी कर लिया है तो आपका नेट हो सकता है। और अगर आपने बी और सी किया है, कम नेगेटिव मार्किंग है, साथ में पार्ट ए भी कर दिया है, तो अगर आपका नेट होना था तो आपका जेआरएफ हो सकता है। और अगर आपने बी और सी में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की है और आपने पार्ट ए भी अटेम्प्ट किया है तो आपके जेआरएफ में जो रैंक आती है वो बूस्ट हो सकती है, आपकी हायर रैंक आ सकती है।
तो इस तरीके से पार्ट ए हमारी हेल्प करता है। अगर आपका नेट नहीं होने वाला है, नेट हो सकता है, नेट होने वाला है जेआरएफ हो सकता है, जेआरएफ हो गया है आपकी रैंक को बूस्ट कर सकता है, ये पार्ट ए। ठीक है, इसलिए पार्ट ए के क्वेश्चन को करना जरूरी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखो 20 क्वेश्चन आते हैं, हम सबको पता है। अब इन 20 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं जो इजी होते हैं, जिनको आप आराम से कर सकते हैं। पूरे 20 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है और आप उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि मॉडरेट कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि होते तो आसान है लेकिन इनमें फॉर्मूला की जरूरत हो सकती है। अब एज सच आपको फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है, वो कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप आराम से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसीलिए 7 से 10 क्वेश्चन हमने मॉडरेट में रखे हैं, क्योंकि फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको हम हार्ड की कैटेगरी में रखते हैं। अब हार्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हार्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, साथ में कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और हमें पता है कि अपने इस पेपर के अंदर टाइम को मैनेज करना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ हम पार्ट ए के लिए वैसे ही टाइम कम रखते हैं बाकी दो के कंपैरिजन में, और उसमें भी अगर ऐसे क्वेश्चन जो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको हम छोड़ना ही चाहेंगे। ठीक है, इसलिए इन 20 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी होते हैं, जो जल्दी हो जाएंगे और सही भी हो जाएंगे, उनमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत भी नहीं है। 7 से 10 ऐसे होते हैं जो मॉडरेट में हम रखेंगे, जिनमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हार्ड हम कहते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला प्लस टाइम तीनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तब जाकर आप क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये 5 से 7 क्वेश्चन जो हम इजी कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं, ये आप पेपर के अंदर जरूर अटेम्प्ट करके आए, इनको स्किप ना करें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये 5 से 7 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेंगे, बीच बीच में कहीं भी मिल सकते हैं, वो आपको देखना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है कि ये क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं। ठीक है, तो ये है पार्ट ए के बारे में। अब देखिए एग्जाम के दौरान आपको करना क्या है, हमारा क्वेश्चन जो है इस तरीके से आता है कि पार्ट ए के क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं, पार्ट ए के 20 क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं, फिर पार्ट बी के 50 क्वेश्चन आते हैं, और फिर पार्ट सी के 75 क्वेश्चन आते हैं। यानी साइड में ऐसे सारे क्वेश्चन लिखे रहते हैं, ऐसे साइड में सारे क्वेश्चन लिखे रहते हैं। जैसे बोल देते हैं कि यहाँ ए के हैं, यहाँ तक ए के हैं, इसके बाद यहाँ तक बी के हैं, और इसके बाद यहाँ तक सारे क्वेश्चन जो है सी के हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है, लेकिन आपको ये सबसे पहले नहीं करना है। पार्ट ए को आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, और टाइम कितना देंगे, लगभग 30 मिनट। आपको अपने पूरे टाइम का 30 मिनट आपको पार्ट ए के लिए देना है। लास्ट में क्यों करना है, देखिए क्या होता है कि हमारे लिए मेन सब्जेक्ट है पार्ट बी और सी। तो पार्ट ए में हम ज़्यादा तैयारी भी नहीं करते हैं और इतने परफेक्ट भी नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग में ही अगर आप ऐसा पोर्शन चूज करेंगे करने के लिए जिसमें आप श्योर नहीं है कि आपको क्वेश्चन आएंगे या नहीं, एज वेल एज आप क्वेश्चन करने के बाद भी श्योर नहीं है कि ठीक हुआ है या गलत, तो स्टार्टिंग में ही अगर ये अनसर्टेनिटी रहेगी तो लास्ट में जाकर के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले आप उस पोर्शन को चूज करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर देता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है पार्ट सी। यानी कि पार्ट ए को आपको सबसे लास्ट में करना होता है, और 30 मिनट आप उसके लिए रखेंगे। अब इन 30 मिनट में जो हमने अभी कहा है कि 5 से 7 जो इजी क्वेश्चन आते हैं, इन 30 मिनट में आप इन सबसे पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपके 30 मिनट में ये हो जाते हैं, तब जाकर के आप जो बाकी क्वेश्चन है उन पर मूव कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सोल्व करने का। लेकिन पहले 20 क्वेश्चन में से आपको ये 5 से 7 क्वेश्चन चूज करने हैं कि कौन कौन से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में आपको यही बात याद रखनी है कि पार्ट ए को सबसे लास्ट में करेंगे और केवल 30 मिनट उसके लिए रखेंगे। इन 30 मिनट में सबसे पहले आप ये 5 से 7 क्वेश्चन ढूंढेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। टाइम बचता है तो बाकी क्वेश्चन को भी आप ट्राई करके देख लें। ठीक है, ऐसे रहता है।
अब बात आती है कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन जो है ग्राफिकल भी आ जाते हैं, ग्राफ में आपको दे दिया है, डेटा दे दिया है, उसको आपको देखना है। कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस उनमें जो लिखा है उसी को आपको थोड़ा सा अरेंज करना है और अपने आंसर पर मूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन की। जो ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, इनको हम डीआई का क्वेश्चन भी बोलते हैं, यानी कि कुछ डेटा आपको दे के रखेगा, उसको आपको एनालाइज करना है और अपने आंसर पर जाना है। तो जब कभी भी ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन एक साथ सोल्व नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये ग्राफिकल क्वेश्चन है और ये जून 2023 का ही है, यानी जो रिसेंट में आपका पेपर हुआ था। तो ग्राफिकल क्वेश्चन जो आते हैं उनको सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक्स एक्सिस पर क्या दिया है और वाई पर क्या दिया है, बस आपको इतना ही देखना है। आप ये अभी रीड नहीं करेंगे और ना ही आपको इस ग्राफ को सोल्व करने बैठना है कि ठीक है यहाँ पर दिया है कि कितने पीपल जिम में जाते हैं और यहाँ दिया कितनों की डेथ होती है, तो यहाँ इस तरीके से आपको सोल्व नहीं करना है। अब पूरा पेपर, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, पूरा पेपर पढ़ने के बाद अब आप मूव करेंगे अपने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पर। पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद आप मूव करेंगे फर्स्ट इस स्टेटमेंट पर, इसको रीड करेंगे और यहाँ एनालाइज करेंगे, फिर ये रीड करेंगे, यहाँ एनालाइज करेंगे, फिर इसको रीड करेंगे, यहाँ एनालाइज करेंगे और इसको रीड करेंगे। और जो भी आपको ग्राफ में दिया हुआ है केवल आपको बस वो ही ठीक करना है। मतलब ऐसा नहीं कि मानो ग्राफ में कोई बात दी है और अगर हम आसपास की अपनी जिंदगी में देखते हैं तो वो बात सही है, लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग वो बात गलत है, तो आपको वो गलत ही करनी है। अपना खुद से कोई नॉलेज यहाँ आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, बस जो ग्राफ में दिया है और जो यहाँ स्टेटमेंट में दिया है उनको मैच करना है। जो भी मैच हो जाता है वो आपका सही आंसर होगा। तो ग्राफिकल क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि पूरा क्वेश्चन आप सोल्व नहीं करेंगे खुद से, हमेशा ग्राफिकल क्वेश्चन को आप जो स्टेटमेंट दे के रखते हैं उनके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या दिया है फिर इसमें एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन के लिए बात है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इनमें आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो एक बार आप क्वेश्चन को इसको रीड कर ले फटाफट से और सेकंड टाइम आप इसको रीड करेंगे और साथ साथ लिखते जाएंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं जिनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है उसको कभी भी आपको अपने माइंड में सोल्व नहीं करना है, पेपर पर सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि मैरी है और माइक है, इन दोनों की शादी हुई है, तो आप फटाक से लिखें ये मैरी है और ये है माइक, इन दोनों की मैरिज हुई है, शादी हो रखी है। जॉन जो है वो मैरी का भाई है, जो जॉन है वो मैरी का भाई है, तो ये मैरी है, इसका भाई जॉन है। और आगे लिखा है कि जो डॉगलेस है वो माइक का भाई है, तो ये माइक है तो इसका भाई क्या है, डॉगलेस है। इस तरीके से आपको पेपर पर लिखना है। एक बार तो क्वेश्चन आप आराम से रीड करेंगे और फिर जब सेकंड टाइम रीड करते रहें और उसको लिखते रहें। कभी भी दिमाग में सोल्व नहीं करेंगे, गलत होने के चांस हो जाते हैं। पेपर पर लिखते रहें और अपने क्वेश्चन को सोल्व करें। इस तरीके से आपका टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चन भी आपका सही से सोल्व होगा। अगेन देखो इस क्वेश्चन में भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक लाइन है जिसमें जो ए है वो 14th पोजीशन पर खड़ा है, जो बी है वो 17th पर खड़ा है, लास्ट से खड़ा है। तो अगेन आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करके सेकेंड टाइम रीड करेंगे और उसको लिखते जाएंगे कि यहाँ 14 पर है, लास्ट से ये 17 पर है, ये ए है, ये बी है और फिर आगे जो भी दिया है आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये लास्ट टाइम का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक पेपर दिया है, उसको बोला है कि आप एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से कट करेंगे तो इनमें से आपको क्या आंसर मिलेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में भी चांस रहता है कि आप थोड़ा गलत आंसर टिक कर दें, तो ऐसा आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं अपने एग्जाम हॉल में ही। आपको जो शीट मिलती है सोल्व करने के लिए उसको इस तरीके से रखो, जैसे जैसे इसने कहा है कि इसको फोल्ड करना है तो इस तरीके से फोल्ड करो, फिर से फोल्ड करने के लिए कहा है ऐसे तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर दो, फिर कहा है कि ऐसे कट करना है, थोड़ा सा यहाँ कट करके देख लो, हाथ से ही ऐसे कट कर लो और फिर इसको खोल के देखोगे तो आपको आपका आंसर जो भी इसमें होगा दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर बार सेम क्वेश्चन आएंगे, कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आप ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं ताकि गलत ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देखना है और उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं पार्ट ए के लिए। अब सबसे जरूरी बात यहाँ आपको जो याद रखनी है वो है अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग।
स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि हमारा मोटिव क्या है। हमारा मोटिव है कि पार्ट बी और सी में जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए, फिर उसको एक तरीके से कहें बैलेंस करने के लिए हम पार्ट ए को कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी में जो भी नेगेटिव मार्किंग हुई है 10 नंबर की, 11 नंबर की, उसको बैलेंस करने के लिए हम पार्ट ए कर रहे हैं, ताकि पार्ट ए में जितने भी नंबर आए वो उसकी नेगेटिव मार्किंग को बैलेंस कर दे। लेकिन क्या हो कि अगर हम पार्ट ए में ही नेगेटिव मार्किंग कर दे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब कोई क्वेश्चन आपने देखा और आपको अगर श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो ही आप उस क्वेश्चन को करके आएंगे। अगर आपको लगता है क्वेश्चन ये गलत हो रहा है या मुझसे सोल्व नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। चाहे पार्ट ए में आपको 5 करने हैं, 4 ही हो पाए हैं, 3 ही हो पाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपको पार्ट ए में बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि बी और सी में तो नेगेटिव हुआ है, ए में भी आपने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आप बातें याद रखेंगे कि पार्ट ए में आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये बातें हमने सब सीख ली हैं पार्ट ए के बारे में। एक बार मैं फिर से फटाफट से रिकॉल कर देती हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम इजी कैटेगरी में रख रहे हैं, लेकिन ये 5 से 7 क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं पर मिलेंगे। आपको देखना है और रीड करना है और समझना है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा आपको याद रखना है कि पार्ट ए को आप सबसे लास्ट में करेंगे। लास्ट की 30 मिनट आप पार्ट ए के लिए रखेंगे और उनमें ये 5 से 7 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर ग्राफिकल क्वेश्चन कोई आता है तो क्वेश्चन को एक बार आराम से रीड करके एक्सिस पर देखकर कि एक्स पर क्या दिया है, वाई पर क्या दिया है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये 3 चीजें पढ़ने के बाद फिर आप अपना स्टेटमेंट देखेंगे। खुद से ग्राफ को सोल्व नहीं करेंगे, स्टेटमेंट वाइज आप ग्राफ को सोल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ भी अपनी तरफ से नहीं ऐड करना है, जो भी आपको ग्राफ में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको मूव करना है अगर ग्राफिकल क्वेश्चन है। अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो एक बार क्वेश्चन को रीड करके ये देख लो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, माइंड में सोल्व नहीं हो सकता। फिर आप सेकंड टाइम क्वेश्चन को रीड करें और लिखते चले जाएं। जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको तुरंत ऐड करते हुए चले जाएं और फिर लास्ट में अपने क्वेश्चन को सोल्व करें। अगेन यहाँ पर भी ये भी एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी जो चीज़ें लिखी हैं उसको आप तुरंत लिखते चले जाएंगे और बाद में फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं तो बेझिझक होकर आप करें और अपने आंसर को सही टिक करके आए। ठीक है, इसके बाद हमने बात की है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो पार्ट ए में आपको याद रखना है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मत कीजिए। ठीक है, आता है तो ही आप उस क्वेश्चन को करके आएंगे। तो ये सब बातें हैं पार्ट ए के बारे में। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप बिल्कुल शांति से, बिल्कुल ठंडा दिमाग करके, बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपना पेपर दें, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जब भी एग्जाम होता है तो आप थोड़े पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, जिस वजह से गड़बड़ हो जाती है ये कि कोई क्वेश्चन अगर आसान भी है तो भी आप हाइपर होकर समझते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा। कई बार आपने खुद भी फील किया होगा, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, कोई क्वेश्चन आपने वहां रीड किया, तब तो आपसे क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन जैसे ही आप घर वापस आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं तो वो आपसे हो जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि आप वहां पर नर्वस रहते हैं, पैनिक रहते हैं, जिस वजह से आसान सा क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगता है, या तो आप उसको करते नहीं हैं और करते हैं तो गलत कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल शांत रहें, रिलैक्स होकर के अपना पेपर दे के आए, अच्छा ही होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।